नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदनी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। बज चुके हैं सुबह के 6:30 और आज जो है हम अपने एमसीक्यू सेशन के साथ रेडी हैं। आईबीपीएस क्लर्क मींस का एग्जामिनेशन लाइंड अप है सामने। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, अब जो है रिविजन करने की बारी है। बिल्कुल कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से टफ हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से ईजी हैं। तो बिल्कुल जो है शुरुआत करने वाले हैं हम आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सितंबर से लेकर अभी तक जो है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, इसके अलावा पूरे एक बार में कवर तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट संडे जो है एक और सेशन ले आएंगे जिसमें जो है मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस को कवर कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कैंडिडेट्स ने आईबीपीएस क्लर्क का प्री क्वालिफाई किया है, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जो है मेंस के लिए बढ़िया से क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो भाई जितने भी कैंडिडेट साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट एक बार सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। आप जहां जहां पर भी कनेक्टेड है और कहां पर आ जाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जल्दी से बता दो कि सब लोग रेडी हो कि नहीं। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना कि रेडी हो कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शंस को आराम से पढ़ना है, उसके बाद ही क्या करेंगे, आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन विच ईयर वॉज द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम एनईएफटी इंट्रोड्यूस्ड। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम एनईएफटी को किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो आपको बताना है कि एनईएफटी की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है 2006, 2004, 2001, 2000 या फिर 2005। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2005 में। जबकि आरटीजीएस पहले आया है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी शुरुआत कब हुई है, 2004 में। एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों के दोनों आरबीआई के क्या कहे जाते हैं, ईएफटी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। एनईएफटी की बात करें तो पैसा ट्रांसफर करने की ना ही कोई मिनिमम लिमिट, ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट, लेकिन अगर नेपाल में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितने थाउजेंड की लिमिट रहती है भाई, इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी में 50,000 तक की लिमिट रहती है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि कॉमन चीफ जस्टिस है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हाई कोर्ट के। तो ये कॉमन चीफ जस्टिस कौन है जिन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है। तो बिल्कुल सबके आंसर जो मैं देख रही हूँ आ रहे हो, बिल्कुल कौन बनाए गए हैं, तो पंकज मित्तल को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया, पंकज मित्तल जी को जो है वो अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, which national park wildlife sanctuary secured top score in the management effectiveness evaluation of 146 national parks and wildlife sanctuaries in India 2018-19 रिपोर्ट। 2018-19 की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य है 146 राष्ट्रीय उद्यानों में से जहां पर सबसे अच्छे तरीके से प्रबंध प्रभावशीलता मूल्यांकन किया जाता है। एमईई मतलब मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ऐसा कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसने टॉप किया है। तो बिल्कुल किसने टॉप किया है, शीर्ष पर कौन रहा है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन रहा था, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ की, हिमाचल प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस हैज बीन अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर द आत्मनिर्भर भारत 3.0। वित्त मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत कितनी राशि जो है उसकी घोषणा की गई है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का तीसरा वर्जन 3.0 के लिए कितना अमाउंट दिया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना अमाउंट दिया गया है, 2.65 लाख करोड़। कितना अमाउंट, 2.65 लाख करोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डीपाम हैज पार्टनर्ड विद व्हिच फाइनेंशियल बॉडी टू गेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर एसेट मोनेटाइजेशन। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध विभाग डीपाम ने किस वित्तीय संस्था के साथ भागीदारी की है ताकि परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए सलाहकार सेवाएं प्राप्त की जा सके। एसेट को मोनेटाइजेशन करना है मतलब जितनी भी संपत्ति
संपत्ति है उसे बेचकर उससे पैसा कमाना है, तो एसेट मोनेटाइजेशन है। तो दीपाम ने जो है किस फाइनेंशियल बॉडी के साथ जो है पार्टनरशिप की है? ऑप्शन है आपके पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, या फिर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन के साथ। तो बिल्कुल दीपाम ने जो है किसके साथ किया है ये अग्रीमेंट? किया है किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का मुख्यालय भी कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर मलीना फिलीपींस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर आप लोग लिखकर बताओगे, और सोच लेना जेनेवा लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, कहाँ पर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Central government has launched the quarterly return filing and monthly payment of taxes, that is QRMP scheme for small taxpayers under GST system, whose annual turnover in the preceding financial year is up to how much crore rupees? केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर QRMP योजना शुरू की है, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार कितने तक है? तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी सिस्टम में चेंजेस किए हैं कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जिनका एनुअल टर्नओवर जो है वो कम है, कितने से कम है ये बताना है, वो लोग क्या कर पाएंगे? क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग कर पाएंगे और मंथली टैक्सेस को पे कर पाएंगे ताकि उन पर ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है। तो क्यूआरएमपी का देखो फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और कितने अमाउंट तक के टर्नओवर के लिए कहा गया है? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है। कितना टर्नओवर? 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है सालाना, उनके लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। मतलब थोड़े से करंट से रिलेटेड, थोड़े से बैंकिंग से रिलेटेड, थोड़े से गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो सारे मिक्स ऑफ फॉर्म क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the limit imposed by NPCI on all the third party app provider, that is TPAP, for the total volume of transactions that they can process in UPI? एनपीसीआई द्वारा सभी तृतीय पक्ष ऐप प्रदाताओं पर लेनदेन की कुल मात्रा के लिए क्या सीमा है जिसे वे यूपीआई से संसाधित कर सकते हैं? तो एनपीसीआई की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है। इसने जो है लिमिट लगाई है टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस पर। अगर थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर जो है वो यूपीआई का इस्तेमाल करके जो है प्रोसेसिंग कर रहा है, तो कितने अमाउंट तक जो है वो ट्रांजैक्शंस कर सकता है? तो 30% तक की उन पर क्या लगाई गई है? लिमिट। देखो टीपीएपी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगा, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर। यूपीआई का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूपीआई की मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपर लिमिट लिखकर बता दो कि फंड ट्रांसफर करने की अपर लिमिट कितनी होती है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, 2008 में बनाया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड है। और अगर हम बात करें तो एनपीसीआई के एमडी और सीईओ का नाम क्या है? मिस्टर दिलीप आजपे जी हैं। कौन है? मिस्टर दिलीप आजपे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज माउंट त्रिशूल लोकेटेड? माउंट त्रिशूल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि माउंट त्रिशूल कहाँ पर लोकेटेड है। तो बिल्कुल ये कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। देखो उत्तराखंड न्यूज में बना हुआ है, उत्तराखंड में से एक क्वेश्चन आना तय है, एक से दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उत्तराखंड में लोकेटेड है क्या? माउंट त्रिशूल। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which among the following banks has launched the online platform Infinite India to support foreign companies to establish or expand business in India? निम्नलिखित बैंकों में से किसने भारत में व्यापार स्थापित करने या विस्तार करने के लिए विदेशी कंपनियों को समर्थन देने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनंत भारत इनफाइनाइट इंडिया लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि इनफाइनाइट इंडिया नाम का जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, किस बैंक ने इसमें से लॉन्च किया है, जो फॉरेन कंपनीज को सपोर्ट करेगा कि वो यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकती है अपने बिजनेस को, या ऑलरेडी बिजनेस है तो उसे बढ़ाया जा सकता है, एक्सपैंड किया जा सकता है। तो बिल्कुल इनफाइनाइट इंडिया नाम की जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किस बैंक ने? आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक ने। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे क्या किया? लॉन्च किया। हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है आईसीआईसीआई का? मुंबई में ही लोकेटेड है। इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत करने वाला भी सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, सबसे पहला यूनिवर्सल बैंक भी रहा कौन सा बैंक? आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Priyanka Radhakrishnan has
has become the first Indian origin politician to be elected as the minister of which country? प्रियंका राधाकृष्णन किस देश के मंत्री के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय मूल की राजनेता बन गई हैं? ऑप्शन है मेक्सिको, फिनलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो बिल्कुल कहाँ की बनी है प्रियंका राधाकृष्णन जी, कहाँ की मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हुई है? तो न्यूजीलैंड की बात करें, कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की कैपिटल तो क्या है भाई? वेलिंगटन है। करेंसी लिखकर बताओगे जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में। मुद्रा लिखकर बतानी है मुझे, जो है क्या लिखकर बतानी है? करेंसी लिखकर बतानी है। किसकी? न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपकी स्क्रीन पर। Which state in India is the first to launch policies on artificial intelligence, blockchain technology and cyber security? भारत में कौन सा राज्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों पर नीतियां लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, साइबर सिक्योरिटी पर पॉलिसी ही बना दी है। तो कौन सा ऐसा राज्य रहा है? तो बिल्कुल वो कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु रहा है। कौन सा राज्य रहा है अगर मैं बात करूं? तो बिल्कुल वो कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु रहा है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 16th प्रवासी भारतीय दिवस दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑफ 9th of January 2021? 16वां प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या रहा है जिसे 9 जनवरी को मनाया गया था? तो 9th of January को प्रवासी भारतीय दिवस या फिर एनआरआई डे या फिर पीपीडी डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो इस बार की थीम क्या थी बताना है। ऑप्शन है 100 years of Gandhi's return from South Africa, अपना भारत अपना गौरव, redefining engagement with the Indian diaspora, contributing to आत्मनिर्भर भारत, role of Indian diaspora in building a new India। तो बिल्कुल इस बार की थीम जो है सबको याद होगी, कौन सी थी? Contributing to आत्मनिर्भर भारत, contributing to आत्मनिर्भर भारत। Next question. What is the definition of small industry under MSME? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत लघु उद्योग की परिभाषा इनमें से क्या होगी? आराम से पढ़ लेना ऑप्शन। आपको स्मॉल इंडस्ट्री की डेफिनेशन बतानी है, इनमें से कौन सी सही है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो एमएसएमई की डेफिनेशन के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2006 में। उसके तहत एमएसएमई को डेफिनेशन दी गई है। अब आपको बताना है कि स्मॉल इंडस्ट्री की डेफिनेशन इनमें से कौन सी सही है? तो बिल्कुल सब लोग जो है सही आंसर कर रहे हो। बिल्कुल डेफिनेशन क्या है? निवेश कितना रहना चाहिए? 10 करोड़ से कम, मतलब 10 करोड़ तक का है, और अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक का है तब उस उद्योग को क्या कहा जाएगा? लघु उद्योग, स्मॉल इंटरप्राइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मॉल इंटरप्राइज कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए डेफिनेशन बढ़िया तरीके से एमएसएमई की लिख कर रखना। एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? तो नितिन गडकरी जी के पास है एमएसएमई मंत्रालय। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। नेम द 5 पिलर स्ट्रेटेजिक अप्रोच सजेस्टेड बाय द आरबीआई टू प्रिवेंट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फ्रॉम साइबर अटैक्स। शहरी सहकारी बैंकों को साइबर हमले से बचाने के लिए आरबीआई द्वारा सुझाए गए 5 स्तंभ रणनीतिक दृष्टिकोण का नाम बताना है। तो आरबीआई ने हाल ही में 5 पिलर स्ट्रेटेजिक अप्रोच बताई थी कि किस तरीके से शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हम साइबर अटैक, साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। तो बिल्कुल वो कौन सा जो है 5 पिलर अप्रोच का नाम था? ऑप्शन है गार्ड, शील्ड, फेंस, वॉच या फिर टारगेट। आराम से सोच लो भाई, कौन सा जो है 5 पिलर स्ट्रेटेजिक अप्रोच कही थी आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए? तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो आरबीआई ने कौन सी अप्रोच कही थी? गार्ड अप्रोच कही थी। कौन सी अप्रोच? गार्ड अप्रोच। फुल फॉर्म देख लो, गार्ड का फुल फॉर्म था क्या? गवर्नेंस, ओवरसाइट, यूटाइल, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कहा गया था क्या? गार्ड का फुल फॉर्म। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 डेटा शोज दैट द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया stood at all-time high of $billion as on 8th January 2021। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़ों से ये पता चलता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी को सार्वकालिक उच्च स्तर पर था। आपको बताना है कितने अमाउंट तक देश का फॉरेक्स रिजर्व चला गया था, विदेशी मुद्रा भंडार हो गया था, सबसे हाई पर था, और वो कितना था? $586.1 बिलियन। कितना हो गया था? $586.1 बिलियन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई। देखो, इकोनॉमिक सर्वे बजट में से क्वेश्चन आना क्या है? तय है। कम से कम 2-2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे दोनों टॉपिक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टल वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टीचर्स थ्रू वेरियस
ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो आपको बताना है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए कौन सा जो है पोर्टल लॉन्च किया था? तो ऑप्शन है ई विज्ञान मित्र, एस्पायर, समर्थ, यूराइस या फिर निष्ठा। तो बिल्कुल आंसर सही कौन सा है भाई? निष्ठा है। कौन सा प्लेटफॉर्म था? निष्ठा प्लेटफॉर्म था। फुल फॉर्म देख लो, निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट मॉड्यूल। ठीक है, निष्ठा का ये क्या है? फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Ellie Perry has won the title of ICC Women's Player of the Decade, ODI One Day International Player of the Decade, and T20 International Player of the Decade Award for 2020. She is from which country? एलिसा पेरी जो हैं 2020 के ICC महिला प्लेयर ऑफ द डिकेड, वन डे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द डिकेड, T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड, डिकेड मतलब 10 साल, अवार्ड, ये सारे खिताब इन्होंने जीते हैं। यह किस देश से संबंधित हैं? तो आपको बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो बहुत सारे अवार्ड इनके नाम पर दर्ज हुए हैं 2020 में। ऑप्शन है जिम्बाब्वे की है, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया। तो बिल्कुल एलिसा पेरे जो है ये बिलोंग करती है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कैपिटल ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही चलती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the newly launched digital payment application launched jointly by the Department of Post and India Post Payment Bank to provide digital financial inclusion at the last mile across India. डाक विभाग और भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए डिजिटल भुगतान आवेदन का नाम बताना है जो भारत भर में अंतिम मील तक डिजिटल वित्तीय समावेश सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो दोनों ने मिलकर एक डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें ऑनलाइन डिजिटली जो है लोगों तक पहुंचना है, और बिल्कुल उसका नाम क्या था? डाक पे था। उसका नाम क्या था? डाक पे था। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Bangladesh has recently signed its first preferential trade agreement with which country since its independence in 1971? बांग्लादेश ने हाल ही में 1971 में अपनी स्वतंत्रता के बाद किस देश के साथ अपना पहला अभिमान्य व्यापार समझौता प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सोचो 1971 के बाद पहली बार किसी कंट्री के साथ पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है। मतलब आसानी से उस कंट्री के साथ जो है बिना टैरिफ बिना टैक्सेस के लेन देन कर पाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो बिल्कुल बांग्लादेश ने यह अग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है? भूटान के साथ साइन किया है। किसके साथ साइन किया भाई? भूटान के साथ। भूटान की कैपिटल क्या है? तो थिम्पू है भूटान की कैपिटल। और करेंसी की बात करें तो भूटान की करेंसी क्या है? गल्ट्रम है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which country will chair the UNSC Counter Terrorism Committee for 2022? 2022 के लिए UNSC काउंटर टेररिज्म कमिटी की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आपको बताना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो काउंटर टेररिज्म कमिटी बनाई गई है उसकी अध्यक्षता 2022 में कौन करेगा? तो बिल्कुल कौन करेगा? हमारा प्यारा भारत। कौन करेगा भाई? इंडिया करेगा। इंडिया कौन कौन सी जो है कमिटी की अध्यक्षता करेगा यहाँ पर? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है इंडिया हाल ही में क्या बनाया गया? जो है नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है। तो इंडिया जो है 3 कमिटीज की अध्यक्षता करेगा। कौन कौन सी? काउंटर टेररिज्म कमेटी, तालिबान सैंक्शंस कमेटी और लिबिया सैंक्शंस कमेटी की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा इंडिया। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन एनुअल बेसिस इन इंडिया ऑन विच डे? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में वार्षिक आधार पर किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल मिल्क डे जो है वर्गीस कुरियन जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जिन्हें व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। और कब मनाया जाता है भाई? संविधान दिवस वाले दिन, मतलब कब? 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the first chairman of the newly set up International Financial Services Center Authority, that is IFSCA? नए वित्तीय अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक जो है नई अथॉरिटी बनी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। इसके नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इंजति श्रीवास को। किन्हें किया गया है? इंजति श्रीनिवास को। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, IFSCA का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
IFSCA का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? अजय भूषण पांडे जी कौन है भाई? देश के फाइनेंस सेक्रेटरी और देश के क्या भी है? रेवेन्यू सेक्रेटरी भी है। फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर 1 रुपए के नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट Amazonia 1 विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो? तो बिल्कुल इसरो जो है नाम रोशन कर रहा है। इसरो द्वारा लॉन्च इसरो जो है वो किस देश का पहले स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह Amazonia 1 जो है लॉन्च करेगा? तो इसरो जो है पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट Amazonia 1 जो है ये किस कंट्री की है जिसे लॉन्च करेगा? तो इसरो जो है Amazonia 1 लॉन्च करेगा और ये कहाँ की इंडिजिनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट है? तो ब्राजील की है। कहाँ की है भाई? ब्राजील की है। ठीक है, ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो नहीं है, ध्यान रखना। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया है। और करेंसी की बात करें तो ब्राजील की करेंसी क्या है भाई? रियल है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What was the predicted gross non-performing asset by September 2021 as per the second biannual financial stability report of RBI? RBI की 22वीं द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR के अनुसार सितंबर 2021 तक सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति की भविष्यवाणी क्या की गई है? तो कितना प्रिडिक्ट किया गया है सितंबर 2021 तक? ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये क्या होता है? जब बैंक जो है कस्टमर को लोन देता है और कस्टमर रिटर्न नहीं करता है तो वो क्या हो जाता है? एनपीए हो जाता है। तो कितना एनपीए जो है वो प्रिडिक्ट किया गया है? तो बिल्कुल कितना कहा गया है? 13.5% रहेगा। कितना कहा गया है? 13.5% रहेगा। और एक बात ध्यान रखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई निकालता है जिसमें देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया जाता है। 6 मंथली रिपोर्ट होती है, मतलब 1 साल में 2 बार। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि ग्लोबल एफएसआर रिपोर्ट कौन निकालता है तो इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालने का काम किसका है भाई? आईएमएफ का है। वहां पर काम किसका है? आईएमएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्लेयर अतानु दास हैज बीन ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड 2020। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? भारतीय खिलाड़ी अतानु दास को अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है कि अतानु दास किस खेल से संबंधित है। एक प्लेयर में से, स्पोर्ट्स प्लेयर में से क्वेश्चन आना तय है। ऑप्शन है टेनिस, बॉक्सिंग, शूटिंग, आर्चरी या फिर बैडमिंटन। तो बिल्कुल किस खेल से संबंधित है भाई? तीरंदाज से संबंधित है, आर्चरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Madhav Singh Solanki, a former chief minister, passed away in January 2021. He served 3 times as the chief minister of which state? पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी जी का जनवरी 2021 में निधन हुआ है। उन्होंने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल दिए हैं? तो अगर हम बात करें तो मोदी जी से पहले जो है सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कहे जाते हैं। तो बिल्कुल कहाँ के हैं? गुजरात के। कहाँ के रहे? गुजरात के रहे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्लेयर हैज क्लेम्ड द फॉर्मूला 1 आईफल ग्रांड प्री 2020? किस खिलाड़ी ने फॉर्मूला 1 आईफल ग्रांड प्री 2020 का दावा किया है या खिताब जीता है? तो फॉर्मूला 1 रेस की बात हो रही है, आईफल ग्रांड प्री की बात हो रही है। और आईफल ग्रांड प्री भी किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता था। किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन ने जीता था। जल्दी से बता दो कि किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? किस कंट्री को बिलोंग करते हैं लुइस हैमिल्टन? नेक्स्ट क्वेश्चन, The 35th session of Food and Agriculture Organization Regional Conference for Asia and Pacific was held in virtual format. Which country was the host of this conference? खाद्य और कृषि संगठन FAO एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन का 35वां सत्र आभासी प्रारूप से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपको बताना है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो 35th सेशन हुआ था APRC का, मतलब अगर मैं बात करूं एशिया एंड पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, इसमें किस कंट्री ने इसे होस्ट किया था? तो बिल्कुल किस कंट्री ने होस्ट किया था? भूटान ने इसे क्या किया था? होस्ट किया था। और ध्यान रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम, इटली में। जितनी भी फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सबका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। चाहे FAO हो, चाहे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो जिसे 2020 का जो है नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया था, इसके अलावा चाहे IFAD हो, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट हो। तो जितनी भी फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस पीरियड सेट फॉर द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बाय आरबीआई? आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक के लिए आधार अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो अगर मैं बात करूं तो आरबीआई ने हाल ही में ये कहा था कि वो एक डीपीआई इंडेक्स निकाला करेगा, मतलब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, कितने लोग जो है डिजिटली कनेक्ट हुए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए एक बेस ईयर सेट किया गया है कि किससे जो है मेजरमेंट किया जाएगा, किससे जो है मापा जाएगा। तो बिल्कुल वो बेस ईयर क्या, बेस पीरियड क्या सेट किया है? मार्च 2018 बेस ईयर लिया था। क्या लिया था? मार्च 2018। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर पर इसका नया बेस ईयर क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका बेस ईयर क्या है, किससे जो है मेजरमेंट किया जाता है? नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who recently got elected as the president of Kyrgyzstan in January 2021? जनवरी 2021 में हाल ही में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किर्गिस्तान की बात करें तो इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं हाल ही में, और बिल्कुल वो किन्हें बनाया गया है? जैपरोव सादर नुगविच को बनाया गया है। तो भाई जैपरोव सादर इतना ही क्या है, बस इतना ही याद रखने लायक है, ठीक है। बाकी जो है बहुत बड़े बड़े नाम रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who was the head of the RBI constituted committee to review the current system of quick response code in India and suggest measure for moving towards interoperable QR codes? भारत में क्विक रिस्पॉन्सेज कोड की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने और इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड की ओर बढ़ने के उपाय सुझाने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन थे? तो ये कहा था आरबीआई ने कि अलग अलग कंपनीज, अलग अलग प्राइवेट कंपनीज अपना खुद का क्विक रिस्पॉन्स कोड चलाती है, क्यूआर कोड चलाती है। जैसे हम देखते हैं कि फोन पे अलग होता है, पेटीएम पर अलग होता है। अब जो है इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड होना चाहिए, मतलब सबका सिमिलर होना चाहिए, ताकि जो है ये बहुत सारे जो है फैसिलिटीज हम नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए आरबीआई ने कमेटी बनाई थी, किसकी अध्यक्षता में? दीपक फाटक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी आरबीआई ने। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which organization has launched the loyalty platform Nth Rewards? किस संगठन ने Nth Rewards के प्रति वफादारी मंच जो है वो शुरू किया है? तो एक लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है Nth Rewards नाम का। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो है, जब हम फंड ट्रांसफर करते हैं जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, उसे Nth Rewards नाम का एक लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यहाँ पे Nth का मतलब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रिवॉर्ड्स कहा गया है। और बिल्कुल किसने लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने लॉन्च किया था इसे। किसने लॉन्च किया था? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इकोनॉमिस्ट? द पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, ये जो है आत्मकथा है किन इकोनॉमिस्ट की, किस अर्थशास्त्री की? ऑप्शन है वाईवी रेड्डी जी, एनके सिंह, अरविंद सुब्रमण्यम, उर्जित पटेल या फिर विरलाचार्य। तो बिल्कुल ये पोर्ट्रेट ऑफ पावर जो है आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है किनकी? एनके सिंह जी की, जो क्या है 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं, जो क्या है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन के बारे में संविधान में लिखा है आर्टिकल 280 में, हर 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। सबसे पहला फाइनेंस कमीशन बना था 1951 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? केसी न्योगी जी थे। अभी देश में चल रहा है 15 फाइनेंस कमीशन, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, कब की? 2021 से लेकर 2026 तक की। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा सेंटर और स्टेट के बीच में, करों का बंटवारा करेगा केंद्र और राज्यों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first ever solar power enabled textile mill of Asia is being set up in which state of India? एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो आपको बताना है कि एशिया का भाई सबसे पहला जो है सोलर पावर इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल रहेगी, और ये जो है टेक्सटाइल मिल जो पूरी तरीके से सोलर पावर पर चलेगी, इसे कहां पर एस्टैब्लिश किया जा रहा है? तो कहां पर एस्टैब्लिश किया जा रहा है? बिल्कुल इसे महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। कहां एस्टैब्लिश किया जा रहा है? महाराष्ट्र में से एस्टैब्लिश किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, where did Geological Survey of India found promising concentrations of vanadium in January 2021? Geological Survey of India ने कहां पर वैनिडियम की जो है संपृक्तता पाई गई है? तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वैनिडियम पाया गया है। तो ये जो वैनिडियम पाया गया है बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये कहाँ देखा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैनिडियम जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? चाइना की बात करें अगर हम, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है कंसंट्रेशन है इसका। नेक्स्ट बात करें अगले
क्वेश्चन की तरफ। द 48th इंडिया साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका was flagged off from the Mormugua port recently. Where is the port located? अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान को हाल ही में मोरमुगायो पोर्ट से रवाना किया गया था। बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि मोरमुगायो पोर्ट जो है जहां से 48th इंडिया साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका की शुरुआत की गई थी, ये पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल ये कहाँ पर लोकेटेड है भाई? गोवा में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? गोवा में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, द संपूर्णानंद स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? मोदी जी ने हाल ही में विजिट भी किया था। संपूर्णानंद स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी, भोपाल, लखनऊ, पटना या फिर कोची। तो संपूर्णानंद स्टेडियम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वाराणसी में लोकेटेड है। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन की बात करें, RBI has recently introduced the LAF and MSF facilities for the scheduled regional rural banks, which has a minimum CRAR of what percent? RBI ने हाल ही में ये कहा है कि जो अनुसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो भी LAF और MSF की फैसिलिटी जो है सुविधाएं शुरू कर सकते हैं, मतलब वो भी इस फैसिलिटी के थ्रू RBI से पैसा ले सकते हैं, लेकिन उनका न्यूनतम CRAR मतलब कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूं तो उनका जो कार है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता का अनुपात बेसल नियम के अकॉर्डिंग कितना परसेंट रहना चाहिए? 9% रहना चाहिए। 9% अगर उनका CRAR है, मतलब इतना उन्होंने रिजर्व रखा हुआ है पैसा, तो वो इस फैसिलिटी के थ्रू पैसा ले सकते हैं MSF और LF की फैसिलिटी के थ्रू। किससे? RBI से। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टारगेट ईयर सेट अंडर द मॉडिफाइड 1G इथेनॉल स्कीम टू अचीव 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विद फॉसिल फ्यूल्स? जनवरी 2021 में जीवाश्म ईंधन के साथ इथेनॉल के 20% समीकरण को प्राप्त करने के लिए 1G इथेनॉल योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? तो अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो 20% ब्लेंडिंग करेगी इथेनॉल की फॉसिल फ्यूल के साथ, जिससे व्हीकल जो है गाड़ियां जो है उससे पोल्यूशन कम हो पाए। तो ऐसा जो है टारगेट बनाया गया है 1G इथेनॉल योजना के तहत, और बिल्कुल ये लक्ष्य कब तक के लिए निर्धारित कहा गया है कि 20% ब्लेंडिंग करेगी इथेनॉल की फॉसिल फ्यूल के साथ। तो कब तक का लक्ष्य है? 2025 तक का लक्ष्य है। कब तक का लक्ष्य है? 2025 तक का। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, देश से ट्यूबरकुलोसिस टीबी को मिटाना है, कौन से वर्ष तक? सरकार का टारगेट क्या है? नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंटर हैज लॉन्च डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इट विल बी बेस्ड इन विच सिटी? केंद्र ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया है, यह किस शहर में स्थित रहेगा? तो कृषि मेघ जो है यहाँ पे पूरा डेटा जो है वो रखा रहेगा किसका? एग्रीकल्चर और रिसर्च वर्क का। तो ये जो है कहाँ पर बनाया जाएगा? किस सिटी में? तो कहाँ पर बनेगा भाई? हैदराबाद में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? हैदराबाद में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेफ स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय, सेफ योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया है। सेफ योजना जो है कौन संचालित करता है? सिडबी संचालित करता है। फुल फॉर्म क्या है सेफ का? सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी, तो इमरजेंसी लोन्स प्रोवाइड करना किन्हें? स्मॉल इंडस्ट्रीज को। उसके लिए सेफ योजना जो है वो चलाता है कौन? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागपुर सेकमाई is adjected as the India's topmost police station for 2020 by the Ministry of Home Affairs. The police station is in which state? नागपुर सेमकई को गृह मंत्रालय द्वारा भारत के शीर्ष सबसे पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया था। आपको बताना है कि ये नॉकपॉक सेकमई जो पुलिस स्टेशन है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर असम। तो बिल्कुल ये कहाँ पर लोकेटेड है? मणिपुर का पुलिस स्टेशन है। कहाँ का है? मणिपुर का पुलिस स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द साहित्य गौरव सम्मान 2021 फॉर हिंदी राइटर्स गिल्ड ऑफ कैनेडा? हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा के तहत गौरव सम्मान, साहित्य गौरव सम्मान 2021 का इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य गौरव सम्मान 2021 का उनकी बुक, उनकी पोइट्रीज के लिए दिया गया है हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को, जिन्हें वत्यन अवार्ड से भी क्या किया गया था? नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन,
What does V stands for in VSIP method for KYC? VSIP जो KYC के लिए एक विधि है, इसमें V का अर्थ क्या है? तो VSIP जो है KYC क्या होता है? नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो की एक विधि है। आपसे उसमें V का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे V का फुल फॉर्म क्या कहा गया है? वीडियो। फुल फॉर्म पूरा देख लेते हैं, तो वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है VSIP का फुल फॉर्म, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, मतलब वीडियो के थ्रू ही KYC डन करवा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, The CANI कानी प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कानी परियोजना किससे संबंधित है? CANI ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हाल ही में सरकार ने, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपदा प्रबंधन, ठीक है, पर्यटक से संबंधित है, सतत प्रयास से, इंटरनेट सुविधाओं को बेहतर बनाना, या फिर किसानों के वेलफेयर के लिए। तो बिल्कुल CANI परियोजना किससे संबंधित है? हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस प्रोवाइड करना है। फुल फॉर्म देख लेते हैं कहानी का, तो फुल फॉर्म है क्या? चेन्नई एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। याद है ना, चेन्नई एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाना था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी, जिससे वहां पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो सबमरीन ये प्रोजेक्ट था, याद है ना, सबमरीन प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What was India's passport rank in Henley Passport Index 2021 ग्लोबल रैंकिंग? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार भारत के पासपोर्ट का रैंक क्या रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है, इंडिया के पासपोर्ट से कितनी कंट्रीज में हम वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिलती है, तो बिल्कुल इंडिया का रैंक कौन से नंबर पर रहा है? 85th। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे टॉप किस कंट्री ने किया है और लास्ट में कौन सी कंट्री रही थी, ये लिखकर बताओगे किसमें? कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, Which bank has recently acquired 7.82% stake in battery maker Everready Industries by invoking pledged shares? किस बैंक ने हाल ही में गिरवी रखे शेयर को खरीदकर बैटरी बनाने वाली एवररेडी इंडस्ट्रीज में 7.82% हिस्सेदारी हासिल की है? तो 7.82% का स्टेक खरीद लिया है एवररेडी इंडस्ट्रीज में किस बैंक ने? तो एवररेडी की बैटरीज आपने बहुत सुनी होंगी, बड़े इंटरेस्टिंग सा एड आता था, एडवर्टीजमेंट आता था एवररेडी का, अगर याद हो तो बिल्कुल किस बैंक ने खरीद ली है? स्टेक्स खरीदे हैं इंडसइंड बैंक ने खरीदे हैं। किसने खरीदे? इंडसइंड बैंक ने खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where is the headquarter of United Nations Department of Economic and Social Affairs UNDESA located? संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग का मुख्यालय कहाँ है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? UNDESA। तो UNDESA का आपको क्या बताना है? हेडक्वार्टर। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अब सुनना, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। यूएन विमेन जो बना हुआ है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। अब यूएन डेसा का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है जो यूएन के अंदर काम करता है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन, Which among these official language day is observed by the United Nations on 18th of December? 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस आधिकारिक भाषा दिवस को मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? तो बिल्कुल वो कौन सा है? अरेबिक लैंग्वेज डे मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कौन सा? अरेबिक लैंग्वेज डे जो है वो मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो यूएन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल है। यूएन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 6 लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी? फ्रेस्का, फ्रेस्का मतलब फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरबिक भाषा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वेयर इज बिंदु सागर लेक लोकेटेड? बिंदु सागर झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सिक्किम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम या फिर ओडिशा। तो हाल ही में जो है बिंदु सागर लेक जो है उसकी क्लीनिंग के बारे में, सफाई के बारे में बातचीत की गई। तो आपको बताना है कि बिंदु सागर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल कहाँ पर लोकेटेड है? ओडिशा में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? ओडिशा में लोकेटेड है। और भाई आज के जो है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहीं पर एंड होते हैं। आई होप क्वेश्चन थोड़े से टफ भी लगे होंगे कुछ कैंडिडेट्स को, लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए सब कुछ क्या है? आसान ही आसान है। 17 फरवरी से कमिंग वेडनेसडे से 2 बैचेस की शुरुआत हो रही है। 5:30 से 7:30 IBPS PO क्लर्क, 8 से 10 IBPS PO क्लर्क। इसके अलावा
आरबीआई ग्रेड बी का जो बैच है फेज 1 फेज 2 के लिए स्टार्ट हो रहा है 17 फरवरी से शाम में 5:30 से लेकर 9:30, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स भी तो लगाने पड़ेंगे। तो बिल्कुल जूम प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए mahindras.org की वेबसाइट विजिट करके सारे के सारे जो है जितने भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और पैकेज में आपको क्या क्या मिलेगा, कौन सी बुक मिलेंगी, ये सब भी आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब मिलेंगे कब? अब मिलेंगे रात में 12 बजे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यू के साथ। तो बिल्कुल रात में जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की न्यूज भी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जिन्होंने आज भी जो है छुट्टी वाले दिन भी न्यूज़पेपर पढ़ा है तो बहुत ही जो है उम्दा प्रदर्शन है भाई उनका। आई होप सबने जो है बढ़िया से अपने संडे को क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे इसी तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ाई करती रहनी है और अपने रिविजन को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवाइज करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स अभी तक टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं है मेरे साथ, सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप बिल्कुल इससे कनेक्ट हो सकते हो। द हिंदू न्यूज़पेपर, कोई भी दुख दर्द परेशानी पीडीएफ बिल्कुल यहाँ से आपको अवेलेबल किया जाता है। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। जाते जाते भाई सेशन को लाइक करते जाइएगा। अब मिलेंगे रात में 12 बजे अपने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। तब तक के लिए सब लोग अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखना, बढ़िया से जो है हंसी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए पढ़ते रहना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।